बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोगों के जहनों में एक उलझा हुआ सवाल कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, बिटकॉइन क्या है। कुछ लोगों को शायद अब तक समझ आ चुकी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता कि क्रिप्टो करेंसी बेसिकली है क्या और बिटकॉइन क्या है और इसमें किस तरह से इन्वेस्ट किया जाता है, किस तरह से कमाया जाता है। और उससे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि इन लोगों को बहुत सारे जो क्रिप्टो को जानते हैं या कुछ जानते हैं वो ये कहते हैं कि क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर दो, क्रिप्टो में फ्लाई इन्वेस्ट कर दो, पैसे आ जाएंगे। लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि भाईजान ये क्रिप्टो करेंसी में पैसे तो डिजिटल हैं, ये ऊपर जाएंगे, निकलेंगे कैसे, और ये पैसे कहीं यूज भी होंगे या नहीं, कल को गवर्नमेंट बंद कर देती है तो क्या होगा। तो क्रिप्टो करेंसी बेसिकली है क्या, ये लफ्ज कहां से निकला, ये पैसे कहां से आए, ये एक्सचेंजेस में क्या चल रहा है, इन डिटेल आपको समझाने जा रहा हूं। अगर आप क्रिप्टो करेंसी को समझना चाहते हैं कंप्लीट, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको बेसिक लेवल से, यानी कि आसान अल्फाजों में मैं आपको समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से, ठीक है, ताकि आपको सही तरह क्लियर हो, कोई आपके दिमाग में डाउट ना रहे, कोई आपके दिमागों में कोई सवाल ना रहे। तो हिस्ट्री से अगर हम स्टार्ट करें तो देखें, जब दुनिया बनी, जब इंसान दुनिया में आए, उसके बाद से क्या हुआ कि जब इंसान किसी से कोई चीज़ लेता था या देता था तो क्या एक्सचेंज करता था कि यार ये मेरे पास फलां जानवर का गोश्त है, ये ले लो और ये लकड़ियां दे दो, ठीक है, या लकड़ियां ले लो तो ये पत्थर दे दो, या ये चीज़ ले लो तो वो चीज़ के बदले चीज़ एक्सचेंज होती थी, ठीक है, आपस में चीज़ें एक्सचेंज करते थे। कोई पैसा नहीं था, कोई सिक्के नहीं थे, कोई डिजिटल कुछ भी नहीं था। उसके बाद क्या हुआ कि जब सोना या हीरा, या जब लोगों को चीज़ें पता चली कि ये चीज़ कीमती है, ये चीज़ नाकारा है, ये कीमती है, तो कीमती चीज़ों की एक वैल्यू रख दी गई कि इस कीमती सोना जैसा है कि सोना 1 किलो सोने की ये वैल्यू है, आधा किलो सोने की ये वैल्यू है, पाव सोने की ये वैल्यू है। उस टाइम इसी तरह होता होगा। तो तब क्या हुआ कि सोने के बदले चीज़ें एक्सचेंज होने लगी, सोने के बदले हीरे के बदले चांदी के बदले पीतल के बदले, या इस तरह के जो फॉर्म ऑफ मटेरियल थे जो कि ज़मीन से निकलते थे, अल्लाह ताला ने दिए हुए थे, तो उनके बदले चीज़ें ली और दी जाती थी। फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता दौर आगे बढ़ता गया एज यू नो कि फिर सोने और चांदी के सिक्के मुतारिफ कराए गए, ठीक है। छोटा सा सिक्का होता था, उसमें किसी भी दुनिया की डिफरेंट सल्तनतें थी, हर टाइप की बादशाहतें थी, तो हर जगह पे उस सल्तनत के ऊपर मोहर लगी होती थी उस सोने के सिक्के पे, तो पता चलता था ये फलां मुल्क का या फलां दौर का, फलां सल्तनत का, फलां बादशाहत का सिक्का है, ठीक है। इसी तरह चांदी के सिक्के होते थे, इस तरह हीरे होते थे, जवाहरात होते थे, मोती होते थे जो कि बादशाह के पास होते थे, बड़े बड़े कीमती चीजें होती थी, और आम रियाया के पास सोने और पीतल या चांदी के सिक्के होते थे, ठीक है, और उन सिक्कों के बदले एक्सचेंज होते थे और वो भी नायाब होते थे, ऐसा नहीं है कि हर किसी के पास होते थे। अब उनके बदले चीजें ली जाती थी, चीजें दी जाती थी। उसके बाद ये कागज का नोट कब से आया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास इतना सारा सोना है और मैं आपको कहूं कि जी ये कागज का नोट है, ठीक है, ये सोना मुझे दे दो, तो आप कहेंगे कि यार तेरा दिमाग खराब है, तू पागल है, या तेरा दिमाग सटका हुआ है। तो जब दुनिया में ये ट्रेड्स होती थी तो उसी सोने पीतल चांदी के बदले होती थी, तो ये कागज का नोट कहां से आया। बेसिकली जब कागज का नोट स्टार्ट हुआ, इसका कोई ओरिजिनल मैं आपको फिक्स डेट नहीं बता सकता कि फलां डेट को फलां ने खत लिखा और फलां ने कागज, जो मुझे पता है, ठीक है। तो कागज का नोट बेसिकली अगर हम डॉलर की बात की जाए तो यूएस ने एक डॉलर इशू किया, ठीक है, दुनिया में, कि जब यूएस ने, या बाकी आप उससे पहले यूके को देख लें, यूके ने या और बहुत सारी किसी ने भी एक डॉलर इशू किया और उस पर कहा कि ये जो कागज का नोट है, ठीक है। अब इसको और आसान अल्फाज में मैं अगर आपको समझाऊं तो मैं आपको कहता हूं कि ये मेरे से एक कागज ले जाओ, फॉर एग्जांपल यहां पर ये चीज है, ये मैं आपको कहता हूं कि ये मेरे पे से कागज ले जाओ, इस पे मैं अपने साइन कर देता हूं, ये बाहर जाके किसी दुकान वाले को देना और उसको कहना कि मैं पैसे दे दूंगा, मिस्टर हाउ उसको पैसे दे देगा, ठीक है। वो कागज ले लेता है, आपको चीज दे देता है, वो कागज आगे से एक और को दे देता है, वो कहता है कि यार इस पे मिस्टर हाउ के साइन हुए हैं, ये तुझे पैसे देगा, जो भी मिस्टर हाउ को जाके देगा उसको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह वो फॉर्म ऑफ मनी चल रहा है, ठीक है, यानी कि चीजें मिल रही हैं लोगों को। इसी तरह कागज का नोट मुतारिफ कराया गया बैक्ड बाय गोल्ड। बैक्ड बाय गोल्ड क्या है कि यार ये कागज का नोट है, ठीक है, इतना सोना मेरे पास पड़ा हुआ है, ये कागज का नोट ले लो, ठीक है, और ये चीज दे दो, जब ये कागज का नोट मेरे पास लेके आओगे तो सोना ले लेना, सिंपल इज दैट। आप करेंसी, किसी भी मुल्क की करेंसी नोटों पे लिखे हुआ देखें, पाकिस्तानी नोटों की भी अगर बात करें तो वहां पर भी लिखा हुआ होता है कि हामिले हाजा को मुतालबे पर अदा करेगा। क्या अदा करेगा, क्या
ठेंगा नहीं, सोना, ठीक है, या कोई ऐसी कीमती चीज, ऐसा कीमती मटेरियल जो कि उस बैक्ड बाय मनी है, ठीक है। अब बैक्ड बाय जो बाकी मुल्क हैं, फिर वो बैक्ड बाय कौन सा होता है, वर्ल्ड बैंक के, ठीक है, वर्ल्ड बैंक बैक्ड बाय ये फला फला, जो दुनिया में इस टाइम ताकतवर चल रहा है, डॉलर्स चल रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो डॉलर बैक्ड बाय गोल्ड है, अमेरिका के पास बहुत ज्यादा सोना पड़ा हुआ है इस टाइम भी, ठीक है, जो कि बैक्ड बाय डॉलर है, और डॉलर पूरी दुनिया में चल रहा है। अब यहां तक तो आपको बात समझ आ गई कि डॉलर आ गए, ठीक है, कागज का नोट आ गया जो कि बैक्ड बाय गोल्ड था। अभी भी आपका गोल्ड कहीं ना कहीं पड़ा होगा, जो कि अब मिलता नहीं है, लेकिन उस टाइम मिलता भी था और ये चीज चली थी, लेकिन अब ये चीजें मिलती नहीं हैं। तो उसके बाद आया बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम जब आया तो लोगों ने बड़ा अपोज किया, यार पहले तो करेंसी के नोट चलो ठीक है हमने एक्सेप्ट कर लिए। उस टाइम भी लोग कहते थे कि यार पागल है, जिस तरह आप क्रिप्टो करेंसी को कहते हैं कि यार पागल है, क्रिप्टो में पैसे इन्वेस्ट करेगा, पागल है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। उस टाइम भी यही होता था कि ये जो कागज के नोट है, पागल है यार ये कागज के नोट लेगा। इसी तरह जब बैंकिंग आया तो लोग ये कहे कि यार हम तुम्हारे पास पैसे रखवा दें, पागल है, हमारे पास जगह नहीं है, या हमारे घरों में जगह नहीं है कि हम तुम्हारे पास पैसे रखवा दें, और जब हम तुमसे मांगे तुम हमें दे दोगे, वाह जी वाह, हम तुम्हारे कोई मकरूज हैं। लेकिन बैंकिंग सिस्टम बहुत मुल्कों में आहिस्ता आहिस्ता, कभी एक मुल्क में, फिर दूसरे मुल्क में, फिर इस तरह आता गया ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर बैंकिंग सिस्टम चला, और आपको अभी पता है बैंकिंग सिस्टम कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है कि कोई भी बंदा जो है वो अपने पैसे बैंक में डिपॉजिट करवा देता है, और उसके बाद बैंक उसके पैसे संभाल लेता है, या फिर उसको अगर सेविंग अकाउंट है, जो कि हम पाकिस्तानी उसको बुरा मानते हैं, मुस्लिम एज अ मुस्लिम उसको गलत समझा जाता है, जिसमें इंटरेस्ट भी होता है कि आपको इतने पैसे साथ साथ ऐड होते जाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर सूद लगता जाएगा अगर आप हमें देते हैं कर्जे पे, यानी कि आप उसको सूद दे रहे हैं। लेकिन अगर करंट अकाउंट में रखते हैं तो आपके पैसे पड़े हुए हैं, जब आपने निकलवाने हुए निकलवा लीजिएगा, उतने ही पैसे, कोई मसला नहीं है। तो ये चीज अब बैंक में आ गई थी, ठीक है। अब बैंकिंग यूं चलती गई। अब दुनिया के मिलियन बिलियंस ऑफ पैसे बैंकिंग सिस्टम में पड़े हुए हैं आज भी, ठीक है। अब उस जितने भी कंट्रीज हैं, फिर एक हर खित्ते का एशियन बैंक है, ठीक है, उसके बाद फिर वर्ल्ड बैंक है, फिर वर्ल्ड बैंक से आगे IMF है, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें जो कंट्रोल करती हैं दुनिया को। अब क्या लोगों को फील हुआ, अब यहां तक तो हमारा बड़ा अच्छा चल रहा था, ठीक है, हम बड़े अच्छे बेवकूफ बन रहे थे, बड़े अच्छे पागल बन रहे थे, बड़े अच्छे, हमारा दिमाग सटका हुआ था। अब बंदा अगर कहे कि यार बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ये तो पागलों की दुनिया है, ये तो पागल हैं जो इस चीज में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन क्या आप उसको ठीक कह सकते हैं कि जो कागज का नोट ले ले सोने के बदले? नहीं ठीक कह सकते। लेकिन वो बैक्ड बाय गवर्नमेंट होता था, गवर्नमेंट एक अथॉरिटी होती थी, गवर्नमेंट एक स्ट्रॉन्ग होल्ड होता था, यार ये फला गवर्नमेंट का नोट, ठीक है, गवर्नमेंट पे एतबार है लोगों को। आज भी अगर आप 1000 रुपया, 10 रुपए, 50 रुपए चलाते हैं तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के एतबार पे चलाते हैं कि यार हमारी गवर्नमेंट स्ट्रांग है, उनका नोट ऐसे नहीं कि मेरे पास 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है और एकदम सारा जाया हो गया या पैसे कोई ले गई नहीं। भाई एक गवर्नमेंट है, उसका नोट है, लोग लेंगे, ठीक है। इस तरह लोग सोच के कागज के उस पर चलाते हैं। अब बिटकॉइन का क्या यूज है भाई, अब क्रिप्टो करेंसी का क्या यूज है भाई, हमें क्या जरूरत है क्रिप्टो करेंसी की, बताता हूं। एक होती है डिसेंट्रलाइजेशन और एक होती है सेंट्रलाइजेशन। अब इस चीज को बड़े गौर से समझिएगा, बड़े ही गौर से। अगर आपके पास सोना है, अगर आपके पास चांदी है, तो आपकी वो डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड क्या है कि आप उसके मालिक हैं, ठीक है, आपसे वो कोई खींच नहीं सकता। हाँ, कुछ चोरी कर ले, डाका मार ले, वो अलग बात है, मतलब आपसे कोई वो ले नहीं सकता, उसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है कि यार ये सोना जो तेरे पास किलो पड़ा हुआ है ना, या आधा किलो पड़ा हुआ या तोला पड़ा हुआ, 10 तोला पड़ा हुआ ना, तो ये सोना जो इसमें से इतना हिस्सा मेरा है, या तेरे ये जब्त हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं होती। वो आप उसके मालिक हैं, आप उसके ऑनर हैं। लेकिन जो सेंट्रलाइज चीजें हैं, अब फॉर एग्जाम्पल आपका पैसा है, वो सेंट्रलाइज्ड है, वो गवर्नमेंट उसको ऑथराइज करती है, ठीक है, गवर्नमेंट का ऊपर उसके हुक्म चलता है। आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं घर में, एक साल बाद 10 लाख की वैल्यू कुछ भी नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि गवर्नमेंट नोट छाप रही है, नोट छापी जा रही है, आपकी क्या वैल्यू रही? कुछ भी नहीं। वो डिसेंट्रलाइज नहीं है, वो सेंट्रलाइज्ड है, उसके ऊपर एक अथॉरिटी है जो उसको कंट्रोल करती है, जिसका शाया करदा वो नोट है जो उसको ऑन करती है। लेकिन गोल्ड उसको कोई ऑन नहीं करता, वो गॉड्स करेंसी है, ठीक है, वो अल्लाह ताला की पैदा की हुई एक चीज है। तो वो एक डिसेंट्रलाइज चीज है, ये एक सेंट्रलाइज चीज है जिसको कोई कंट्रोल कर सकता है। आप पे अल्लाह ना करे कोई केस चल जाता है, या अदालत आपको कहती है कि जी इसकी जायदादें, इसकी ये चीजें जब्त कर लो, तो आपका पैसा किधर गया? बैंक अकाउंट किधर गए? सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है, कंट्रोल्ड हो सकता है। आप अगर बैंक में जाएं, आपके 10 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, आप उसको जा कहेंगे जी 10 करोड़ रुपए निकलवाने, वो कहेंगे 10 करोड़ तो हमारी ब्रांच में है ही नहीं,
हम तो आज दे ही नहीं सकते, आपको कल मिलेंगे, आपको परसों मिलेंगे, या आप इतनी अमाउंट क्यों निकलवाना चाहते हैं, एफबीआर आपसे पूछेगा, बहुत सारी चीजें पूछेंगी। ये एक कंट्रोल चीज है, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड। अब आपको समझ आ रही है, खुले अल्फाजों में मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक सेंट्रलाइज्ड चीजें हैं। इसी तरह डॉलर या कोई भी करेंसी जो है वो सेंट्रलाइज्ड है, वो कहीं ना कहीं से कंट्रोल्ड है। जिस तरह आप, हमारा मुल्क आईएमएफ से कंट्रोल्ड है, ठीक है, हमने पैसे देने हैं, हम कंट्रोल्ड हैं, ऑब्वियसली इसको मानना चाहिए। अब डिसेंट्रलाइज्ड चीज वो है जो किसी के कंट्रोल में नहीं होती, जो आपके पास है आप उसके ऑनर हैं, जो जिसके पास है वो उसका मालिक है, ठीक है। आपके पास 1 तोला सोना है, वो 1 तोला सोना आपका चोर ले गया तो चोर उसका मालिक है, ठीक है। आपके पास है तो आप उसके मालिक हैं, ठीक है। वो किसी अथॉरिटी के कंट्रोल में नहीं है। अब बिटकॉइन को डिसेंट्रलाइज कहा जाता है। बिटकॉइन को डिसेंट्रलाइज हम कैसे मान सकते हैं भाई, ये कौन सी पागलों वाली बात कर रहे हैं। दुनिया दोबारा अपना वो खोया हुआ पैसा या वो लेने के चक्कर में भी है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी भी इजाद में आई। 2008 में सतोशी नाकामोटो, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है क्रिप्टो करेंसी में, क्योंकि ये वो बंदा था कि जिसने बिटकॉइन को इजाद किया, जिसने बिटकॉइन को क्रिएट किया, आप कह सकते हैं इजाद किया, कह सकते हैं कुछ भी, ठीक है, सतोशी नाकामोटो। और मजे की बात, फन फैक्ट इसमें यह है कि सतोशी नाकामोटो कौन था, कहां पर है, आज तक किसी को नहीं पता और ना वो कहीं पर मिला है, ठीक है। सतोशी नाकामोटो ने 2008 में bitcoin.org के नाम से एक वेबसाइट, एक डोमेन क्रिएट की, ठीक है। उसके बाद उसने ये जो क्रिप्टो करेंसी का स्ट्रक्चर है सारा, इससे पहले बहुत सारी कोशिशें होती रही, लेकिन उस बंदे ने बड़ा ही अच्छा एक स्ट्रक्चर करके उसको व्हाइट पेपर उसका बना के, मतलब ये कैसे काम करता है, किस तरह से एक्सचेंज ऑफ मनी है, क्या चीजें हैं, ये सारा कुछ उसने शाया किया 2009 में। अब क्रिएट तो हो गया, लेकिन इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता था, कोई मानता नहीं था, कोई कंट्री, कोई बंदा कुछ भी नहीं मानता था। 2010 में 10,000 बिटकॉइन, 10,000, इस अमाउंट को याद रखिएगा, 10,000 बिटकॉइन के बदले पापा जॉन्स का एक पिज़्ज़ा मंगाया जाता है किसी भी बंदे के नाम से, और कोई भी बंदा मंगाता है, वी डोंट नो द नेम एग्जैक्टली, लेकिन 10,000 बिटकॉइन के बदले पापा जॉन्स ने एक पिज़्ज़ा भेजा 2010 में। आज अगर उस 10,000 बिटकॉइन इज ट्रेडिंग ऑन 60,000 राइट नाउ, 60,000 यूएस डॉलर्स। 10,000 को अगर 60,000 से 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10,000, ठीक है, ये अरबों खरबों डॉलर्स बनते हैं एक पिज़्ज़ा। क्योंकि उस टाइम बिटकॉइन की कोई वैल्यू नहीं थी, उस टाइम कोई लेता नहीं था, उस टाइम कोई इस चीज़ को मानता नहीं था। और आज अगर वो पापा जॉन्स के अकाउंट में पड़े हैं तो शायद वो पिज़्ज़ा, इसीलिए बिटकॉइन में पिज़्ज़ा डे को पिज़्ज़े को बड़ी अहमियत दी जाती है। क्रिप्टो करेंसी में एक पिज़्ज़ा डे भी मनाया जाता है, और इस तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब सीन ये हुआ कि 2021 तक आते आते, मतलब कि बिटकॉइन को इतना अडॉप्ट नहीं किया जाता था। कभी ये $1, $10, $50, $1,000, फिर यूं करते करते नीचे आ जाता था। लोग कहते थे ये इलीगल है, कई कंट्रीज इसको इलीगल मानती थी। अब ये डिसेंट्रलाइज्ड कैसे था, मतलब इसको सेंट्रलाइज करने वाला कोई सीन तो था ना यार, एक बंदे ने क्रिएट किया तो इसमें सेंट्रलाइज होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, जिस तरह गोल्ड जो है वो एक महदूद तादाद में है, गोल्ड एक महदूद तादाद में है, लेकिन कागज का नोट पहले महदूद तादाद में होता था कि जितना बैक्ड बाय गोल्ड है उतना कागज छाप सकते हैं, उतना नोट छाप सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये सीन है कि अब उस पे लोन लेकर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और इसमें बहुत सारे इदारे मुलव्वस होते हैं कि अब जितना दिल चाहे लोग नोट छापते हैं, मुल्क नोट छापते हैं, और उसके पीछे वो बैक्ड बाय गोल्ड नहीं होता। अब ये जस्ट एक गवर्नमेंट का नाम चलता है, ठीक है। अब ये भी क्लियर हो गया। तो अब कागज की उतनी वैल्यू नहीं रही, इसी वजह से बड़े बड़े मुल्कों की जो इकॉनमीज हैं वो अब ज्यादा गिरती हैं। अब बिटकॉइन जो है वो एक महदूद तादाद में है, जिस तरह सोना एक महदूद तादाद में है, इसी तरह बिटकॉइन भी एक महदूद तादाद में है। बिटकॉइन की माइनिंग की जा सकती है, सोने की भी माइनिंग की जा सकती है। अब बंदा कहेगा यार बिटकॉइन की क्या जमीन से माइनिंग करके बिटकॉइन निकालोगे? नहीं। अब जिस तरह सोने की माइनिंग जमीन से की जाती है, उसे ढूंढकर निकाला जाता है, इस तरह जो बिटकॉइन की माइनिंग है वो किस तरह से की जाती है? जब कोई बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन करता है तो उसमें जो फीसेस कटती हैं या उसमें बहुत सारे सिस्टम इन्वॉल्व हो, जिस रास्ते के थ्रू वो बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस होती हैं, वहां पर जो उनके टैक्सेस और ये चीजें होती हैं, तो वहां से बिटकॉइन की माइनिंग होती हैं। और इसी तरह बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज की बर्निंग भी होती है, माइनिंग, बर्निंग। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में किसी वीडियो में डिटेल से समझाऊंगा कि
माइनिंग और बर्निंग क्या चीज़ है, लेकिन यहाँ तक आप समझ लें कि बिटकॉइन एक महदूद तादाद में है, ठीक है, और इसकी तादाद बड़ी आस्ता आस्ता आप बढ़ सकती है, जिस तरह सोने की चीज़ है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बिटकॉइन भी छापते जाओ, लोग जितना मर्जी लें, जो लोग जितना मर्जी दें। अगर ऐसा होता तो बिटकॉइन की प्राइस आज इतनी ज़्यादा ऊपर ना होती या इतनी वैल्यू टू मनी उसकी ना होती। अब 2021 में एल सल्वाडोर ने जाके इसको फर्स्ट लीगल टेंडर अप्रूव किया और इसको कहा कि वाकई ये कोई चीज़ है, वाकई ये चीज़ दुनिया में अडॉप्ट हो रही है और वाकई ये डिजिटल एक करेंसी है। और इसके बारे में आपको एक बड़े ही मज़े का फन फैक्ट अगर मैं बताऊं तो अगर आपके पास कोई जायदाद है, अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपके पास बैंक बैलेंस है, तो अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट सैंक्शन लगाती है या कोई भी गवर्नमेंट चाहती है या कोई भी अदालत चाहती है, तो आपके वो सारे असासे जब्त हो जाते हैं। आपको उन असासों का जवाबदेह होना है, आपके असासे जब्त हो सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में अगर आपकी करेंसी हार्डवेयर वॉलेट में है तो बजाय हैकिंग के अलावा, यानी कि चोरी या इस चीज़ के अलावा, आपके वो एसेट अगर यूएस का प्रेसिडेंट भी चाहे तो वो नहीं निकाल सकता, ठीक है। ज़बरदस्ती उगलवा के वो और चीज़ है, लेकिन उसका एक पासवर्ड होता है जो आपके दिमाग में है या आपने कहीं लिख कर रखा हुआ है और जगह आपको पता है। उसके अलावा वो कोई भी रिकवरी अगर किसी के हाथ नहीं लगती तो कोई भी नहीं निकाल सकता। तो ये बेसिकली इसलिए लोग ज़्यादा ऑन कर रहे हैं, ज़्यादा इसकी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इस पे लोगों की अपनी अथॉरिटी है। इसमें कोई सेंट्रलाइजेशन नहीं है, इसमें डिसेंट्रलाइजेशन है। फॉर एग्जाम्पल हम यूट्यूब पे बैठे हुए बात कर रहे हैं। अब यूट्यूब पे क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ना करे मेरा कोई चैनल उड़ा दिया जाता है, ये चैनल उड़ा दिया जाता है, तो ये एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। अगर यूट्यूब चाहता है तो ऐसा कर सकता है, मेरा तो उसमें कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन अगर मैं कोई डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म निकालता हूं या एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म वेबसाइट आती है मेरी, तो उस पर अगर मैं कुछ भी करता हूं तो उस पर कोई गवर्नमेंट कोई चीज़ कोई एक्शन नहीं ले सकती, बिकॉज दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड। तो बिटकॉइन जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। गवर्नमेंट अपने इलाके में या अपने एरिया में इसको बंद तो कर सकती हैं, बंद मतलब कि सर्विसेज एक्सचेंजेस को बंद कर सकती हैं कि यहाँ पर ये एक्सचेंज नहीं चलेगी, यहाँ पर इंटरनेट पे ये वेबसाइट नहीं चलेगी। लेकिन आपके हार्डवेयर वॉलेट में जो बिटकॉइन पड़ा हुआ है उसको कोई भी नहीं बंद कर सकता और ना ही उस पर किसी की अथॉरिटी चल सकती है, ठीक है। इस वजह से अब ये जो एक्सचेंजेस है, बाइनेंस है, OKX है, बेबिट है, बिटगेट है, या बहुत सारी एक्सचेंजेस जो हैं, इनका क्या काम है? एक्सचेंज बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ट्रेड करते हैं, ठीक है। USDT के बदले बिटकॉइन लिया, बिटकॉइन के बदले USDT दिया, ठीक है। अब आप कई एक्सचेंज कहती हैं कि यही हमारे वॉलेट में ही रखो, लोग समझते हैं यही क्रिप्टो करेंसी की प्लेटफॉर्म है। ये क्रिप्टो करेंसी के प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक्सचेंजेस हैं। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली आप अपने हार्डवेयर वॉलेट में या सॉफ्टवेयर वॉलेट में रख सकते हो, ठीक है, जहां से आपकी गायब नहीं होती। लेकिन एक्सचेंजेस अगर क्रैश करती हैं तो वहां से आपका एसेट जा सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि वो जो आपका एसेट है वो एक्सचेंज के पास पड़ा हुआ। फिर आप डिसेंट्रलाइज्ड नहीं हो, फिर आप सेंट्रलाइज्ड हो। लेकिन अगर आपके हार्डवेयर वॉलेट में पड़ा हुआ है तो फिर आप वहां से मतलब कि आपका कहीं नहीं जा सकता जब तक आप खुद पंगा ना लें या आपका जो रिकवरी फ्रेज है वो किसी के पास ना हो। अब सॉफ्टवेयर वॉलेट, हार्डवेयर वॉलेट, इस पे भी हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन यहां तक आई होप सो कि आपको क्रिप्टो करेंसी की कुछ समझ आ गई होगी कि क्रिप्टो करेंसी बेसिकली है क्या। अब यहां पर अगर हम बात करें कि बैंकिंग सिस्टम में भाईजान, वहां पर तो हम रख सकते हैं, यहां पर तो ऑनलाइन पता ही नहीं होता कि भाईजान नंबर है सारी, तो बैंकिंग में भी तो नंबर है। अब आप एप्लीकेशन ओपन करो अपने बैंक की, वहां पर भी तो नंबर शो हो रहे हैं। वहां पे कौन सा पैसे आपके हाथ में कोई पकड़ा रहा है, वहां पे भी तो नंबर है, यहां पर भी नंबर है। उसको भी आप यूज कर सकते हो, इसको भी यूज कर सकते हो, और आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन इसका यूज बढ़ता जा रहा है। इसका जो अडॉप्शन है वो बढ़ती जा रही है। बहुत सारी फुटबॉल की टीमें आप देखें वो उनके क्रिप्टो टोकन्स हैं, बहुत सारे लीग्स में आपको क्रिप्टो टोकन्स नजर आते हैं, बहुत सारे मुल्क इसको अडॉप्ट कर चुके हैं। इवन दुबई में ये लीगल है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में ये लीगल है, उस तरफ मतलब बहुत सारे ऐसे कंट्री, आप खुद रिसर्च कर सकते हो इस पे, बहुत सारे कंट्रीज में ये आहिस्ता आहिस्ता लीगल हो चुकी है। क्योंकि हर कुछ सालों बाद, 100 साल 2 साल बाद मनी का जो फॉर्म है ना वो कहीं ना कहीं चेंज होता है। और एक दफा दुनिया में एक टेक्नोलॉजी आ गई तो वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही है तो वो अडॉप्ट होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम उसको क्रैश कर दिया जाए। अब अगर बिटकॉइन गिरता है तो बाकी मार्केट्स भी गिरती हैं, ये इसी तरह है कि जिस तरह बाकी मार्केट्स हैं। तो इसलिए इसमें कोई इतना ज़्यादा खतरा नहीं है। हाँ,
ट्रेडिंग इज रिस्क, ठीक है। ट्रेडिंग मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जाके बिटकॉइन को कहेंगे जी इतने ऊपर चला गया और ऊपर जाएगा मैं अभी ले लूं, नहीं। इसमें बहुत सारी चीजें सोचने की होती हैं, इसमें बहुत सारी चीजें करने की होती हैं। क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको, आगे आपको ट्रेडिंग भी इंशाल्लाह सिखाऊंगा, क्योंकि ट्रेडिंग इज अनदर थिंग, ठीक है। बेसिकली ये हमारी वीडियो थी कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी कैसे वजूद में आई, क्रिप्टो करेंसी पे लोग क्यों जा रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी बेसिकली है क्या। तो दिस इज द थिंग। बाकी और डिटेल में अगर आप सुनना चाहते हैं और रिसर्च से तो इंशाल्लाह फिर इस पे पार्ट 2 कर लेंगे। लेकिन अब नेक्स्ट इस चैनल पर हाउ क्रिप्टो पर आपको ट्रेडिंग सिखाई जाएगी, आपको सिखाया जाएगा कि आप क्रिप्टो करेंसी से किस तरह कमा सकते हैं, एक लेटेस्ट फॉर्म ऑफ मनी, एक लेटेस्ट जदीद चीज़। क्योंकि पाकिस्तान में हमारे जो है ना वो हमेशा टेक्नोलॉजी बहुत बाद में आती है, और जब तक आती है तब तक फिर जब वो चली जाती है ना तब हमारे बच्चे बैठ गए हम क्लर्क बनेंगे। ओ भाई क्लर्कों वाला ज़माना बहुत चला गया, बहुत ख़त्म हो गया, अब एआई खुद काम कर देती है, अब कोई ये चीज़ें ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए भाई लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इंशाल्लाह आपको सिखाया भी जाएगा, आपको काम भी सिखाया जाएगा, ताकि आप इससे कमा भी सकें और दूसरों की भी हेल्प कर सकें और अपने मुल्क के लिए हम लोग कुछ कर सकें। बाकी अगर रही बात कि पाकिस्तान में ये बैन है, बैन है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इस पे कोई लॉ नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। स्टेटमेंट्स आती रहती हैं लेकिन लॉज अभी तक नहीं बने हैं, और आई होप सो कि लॉज अच्छे ही बनेंगे, बुरे नहीं। क्योंकि अगर यूएस में बिटकॉइन का ETF अप्रूव हो सकता है तो पाकिस्तान में इस पे बैन नहीं लग सकता, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना और अपने पैरों को बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।